हेलो स्टूडेंट्स, कस्टम्स एक्ट 1962 का जो चैप्टर हम तैयार कर रहे हैं, इसमें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। देखिए, जब फॉरेन कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट होती है तो इंडिया उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लेती है। इंपोर्ट ड्यूटी भी कह सकते हैं इसको, कस्टम ड्यूटी भी कह सकते हैं। ये 3-4 तरह से कैलकुलेट होती है। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसके बाद इसी आइटम पे लगेगी एक्साइज ड्यूटी, जिसका नाम बदल के कर दिया है एडिशनल ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी, CVD। इसके अलावा उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। और क्योंकि सेल्स टैक्स भी इन आइटम्स पे लिया जाता है, लेकिन उस पर EC SHEC नहीं लगता, इसलिए उसको लास्ट में ऐड करते हैं इन द नेम ऑफ SAD, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। और बेसिकली वो सेल्स टैक्स ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में अगर कोई आइटम बनती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, सेल्स टैक्स भी लगता है, राइट। तो इसी तरह से जब कोई आइटम इंपोर्ट की जाती है इंडिया में, तो उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है, उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, और उस पर सेल्स टैक्स भी लगता है। तो ये बेसिकली है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। अब एक एक करके धीरे धीरे करके मैं इसको पढ़ रहा हूं। जहां तक सवाल है BCD का, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो लगती है एज पर सेक्शन 12। अरे बस उनमें एज पर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर ये सेक्शन याद करना जरूरी है, तो मैं बोलूंगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं तो मैं खुद ही मार्क कर देता हूं कि भाई इसको तो आप प्लीज याद कर ही लो। ये आपको याद रहे तो ठीक है कि भाई BCD जो है वो एज पर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट लगती है। नहीं तो इतना भी ध्यान रहे कि भाई बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो कस्टम एक्ट के हिसाब से है, नेचुरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट आइटम पे लगेगी। जो याद रखने वाली बात है इसमें वो ये है कि ये जो रेट्स हैं कस्टम ड्यूटी के, दिए कहाँ हैं? ये रेट्स दिए हैं टैरिफ में। टैरिफ में ही क्लासिफिकेशन भी होती है कि कौन सी आइटम किस क्लासीफाई पे जाएगी, और उसके रेट्स भी जो है वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट में दिए हैं, ठीक है। कहीं कहीं शायद मैंने ब्रीफ में यूज कर लिया हो वर्ड CTA, कस्टम टैरिफ एक्ट के लिए, तो इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं कि कस्टम टैरिफ एक्ट भी यही होता है। तो कहने का मतलब है कि ये दो अलग अलग एक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक एक्ट है कस्टम एक्ट के अंदर क्या है, प्रोविजंस है सारे कि भी किस चीज पे जो है वो कस्टम ड्यूटी लगेगी, कब नहीं लगेगी, अगर ठीक से इंपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, पेनल्टी क्या है, प्रोसिक्यूशन क्या है, एग्जामिशन कहाँ है, क्या है। जो जहां तक है क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स और उसके जो रेट्स हैं, रेट ऑफ ड्यूटी, दे आर गिवन इन कस्टम्स टैरिफ एक्ट। ये एक अलग से एक्ट बना हुआ है, ठीक है। जहां तक सवाल है कि जो हमारी बेसिक ड्यूटी है BCD, वो किस पे लगेगी, ये पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेनली जो ये जो ड्यूटी लगनी है वो लगनी है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। ये हम पढ़ भी चुके हैं। असेसेबल वैल्यू आपको याद होगा, मैंने आपको कैलकुलेशन भी सिखाई थी इसकी कि हम लेंगे इसमें FOB वैल्यू, उसमें रास्ते का ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस जोड़ के CIF, और लास्ट में 1% ऐड करना है। सो दैट इज बेसिकली असेसेबल वैल्यू, और यू कैन से ट्रांजैक्शन वैल्यू। और फिर मैंने आपको याद होगा कुछ आइटम्स पढ़ाई थी, लाइक पामोलिन ऑयल, पॉपी सीड्स, और इस तरह की कुछ आइटम्स थी जिन पे टैरिफ वैल्यूज फिक्स्ड हैं। सो अगर टैरिफ वैल्यू दिया तो उस वक्त भी मैंने ये चीज पढ़ाई थी कि टैरिफ वैल्यू अगर गवर्नमेंट ने फिक्स की है तो टैरिफ वैल्यू विल एक तरह से सुपरसीड ओवर द ट्रांजैक्शन वैल्यू। फिर से धीरे धीरे बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर किसी चीज पर गवर्नमेंट ने टैरिफ वैल्यू फिक्स की है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था क्रूड ऑयल एंड ऑल दैट, तो जिन चीजों पे टैरिफ वैल्यू फिक्स है उन पर तो टैरिफ वैल्यू के हिसाब से ही बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD लगेगी। क्वेश्चन के अंदर जो BCD दी होगी आपको वही यूज करना है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 10% होती है, यानी अगर क्वेश्चन में बेसिक कस्टम ड्यूटी दी है 8%, तो आप 8 लेके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी क्वेश्चन में 15% दिए तो 15 करके क्वेश्चन कीजिए, या कुछ और दिए तो वो लगाइए। अगर कुछ नहीं दिए तो BCD जो है बाय डिफॉल्ट वो 10% लेके चलना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD लगनी है वो टैरिफ वैल्यू का 10% लगना है, लेकिन टैरिफ वैल्यू तो कुछ सिलेक्टेड आइटम्स की फिक्स्ड है। तो फिर बाकी सबकी ट्रांजैक्शन वैल्यू जैसा हमने कैलकुलेट करना सीखा था, और इससे नेक्स्ट वीडियोस में अब मैं आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू भी और टैक्स जो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन के प्रैक्टिकल्स करवाने वाला हूं, तो उसमें आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, CVD। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि जब कोई चीज हमारी कंट्री के अंदर इंपोर्ट होती है तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी फॉर द टाइम वी इन फोर्स,
आप कहेंगे सर इंडिया में मैन्युफैक्चर तो नहीं हो रही, वो तो ठीक है, लेकिन जो आइटम इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है उस पर तो एक्साइज ड्यूटी लग रही है ना। अगर बाहर से जो चीज इंपोर्ट हो रही है उस पर एक्साइज ड्यूटी ना लगाएं तो इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होगा। इसलिए जब कोई चीज इंपोर्ट की जाती है इंडिया में तो उस पर हम सिमिलर आइटम पे जो एक्साइज ड्यूटी लग रही होती है वो रेट लगा देते हैं। ये एक्साइज ड्यूटी का रेट, काउंटरवेलिंग ड्यूटी का रेट, एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का रेट, ये तीनों चीजें एक ही हैं। दोबारा ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ये भी एक ही बात है। अगर मैं बात करता हूं काउंटरवेलिंग ड्यूटी सीवीडी, ये भी एक ही बात है। और एक्साइज ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड आर्टिकल्स, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, फिर भी वो भी एक ही बात है। तो जब कोई चीज इंडिया में इंपोर्ट की जाती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। कितनी? जितनी सिमिलर आइटम पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर लग रही होती है। आदि बात समझ में? तो क्वेश्चन में आपको ये सीवीडी का रेट दिया होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई सीवीडी का रेट ना दिया हो, सिर्फ इतना लिखा हो सीवीडी एप्लीकेबल या काउंटरवेलिंग ड्यूटी एप्लीकेबल, तो बाय डिफॉल्ट 12% आपने लेना है। मैं यहां पर भी लिख देता हूं इसको कि बाय डिफॉल्ट BCD rate is 10% and CVD rate is 12%, right? चलिए, अच्छा ये चीज हम जो है पढ़ रहे हैं असेसमेंट ईयर 15-16 के हिसाब से। अगर हम इसी चीज को असेसमेंट ईयर 16-17 के हिसाब से पढ़ें जो 2015 के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो जैसे कि आपने बजट के प्रपोजल्स में सुना होगा सीवीडी का रेट जो है वो बढ़ के, एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ के कर दिया है 12.5%। तो ऑब्वियसली फिर कस्टम एक्ट में भी उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली रेट इंक्रीज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 12% वी हैव टू टेक 12.5%, राइट? सो एक्साइज ड्यूटी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स लेवेबल ऑन ए लाइक आर्टिकल इफ प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है? और एल्कोहलिक लिकर पर एक्चुअली स्टेट सब्जेक्ट है, तो अभी तक इस पे बेसिकली कोई रेट नहीं है। एल्कोहलिक लिकर मोर और लेस इंपोर्ट ड्यूटी से टैक्स फ्री रहते हैं, क्योंकि इसमें फिर जो टैक्स लगना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स खुद लगा लेती हैं। एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन सिर्फ सीवीडी कैलकुलेट करने की बात करे तो ईसी एसएचईसी, जैसे कि आपने इनकम टैक्स में शायद पढ़ा हो तो 3% टैक्स लगता है, दे आर एग्जेम्प्ट। अधिवेशन में कि अगर हमने कोई आइटम इंडिया में इंपोर्ट की है तो उस पर बीसीडी तो लगेगी, उस पर सीवीडी भी लगेगी, लेकिन जो सीवीडी वाला पोर्शन है, एक्साइज ड्यूटी वाला पोर्शन है, उस पर जो एजुकेशन सेस है एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस है वो नहीं लगेगा, दैट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है? एक बात और लिखी हुई है कि अगर वो आर्टिकल जो आपने इंपोर्ट की है वो इंडिया में बनती ही नहीं, इफ द आर्टिकल इज नॉट सो प्रोड्यूस्ड। अभी मैंने आपको समझाई ये बात कि जब हम कोई चीज इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो सिमिलर आइटम इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी इक्वल एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं। अब मान लेते हैं कोई आप यूनिक आइटम बना रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंडिया में नहीं बनती, फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जो क्लास या डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स है उस पर जो ड्यूटी लग रही है उस पर लगेगी। जैसे मान लेते हैं आपने कोई स्पोर्ट्स कार इंपोर्ट की जो इंडिया में नहीं बनती, लेकिन कारें तो बनती हैं, हो सकता है कि स्पोर्ट्स कार्स भी बनती हों। तो कहने का मतलब है जो टिपिकल आपने स्पोर्ट्स कार इंपोर्ट की है उस टाइप की कोई कार नहीं बनती, लेकिन अदर स्पोर्ट्स कार इंडिया में बनती हैं। तो क्या करेंगे कि वो जो अदर स्पोर्ट्स कार है उसका वाला रेट लगा देंगे। सिमिलर आइटम नहीं है लेकिन उससे एक तरह से मिलता जुलता जो आइटम है जो उस क्लास ऑफ गुड्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स को मैच कर रहा है उस पर लगा देंगे। और अगर उस वाली में भी अलग अलग, जैसे माना हमारे यहाँ भी अलग वेराइटीज ऑफ स्पोर्ट्स कार है और मान लेते हैं उनमें अलग अलग रेट है, सपोज ऐसे ही हाइपोथेटिकल मान लो, एक पे 10%, एक पे 12, एक पे 15, तो रूल कहता है कि फिर हाईएस्ट ऑफ सच रेट लगेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सपोज कोई आइटम हमने इंडिया में इंपोर्ट की जो कि सिमिलर आइटम इंडिया में नहीं बनती। जब सिमिलर आइटम इंडिया में नहीं बनती तो क्या रूल होगा कि हम ये देखेंगे कि उस टाइप की और कौन सी चीज इंडिया में बनती है उस डिस्क्रिप्शन से मैच करती हुई। क्लास ऑफ गुड्स, जैसे क्लास हो गई व्हीकल्स, क्लास हो गई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्लास हो गई मान लेते हैं पॉलिथिन, क्लास हो गई मान लेते हैं ग्लास प्रोडक्ट्स, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी मान लेते हैं वॉशिंग मशीन्स। तो कोई क्लास अगर डिस्क्रिप्शन है जो है टैरिफ में क्लासिफिकेशन अवेलेबल है तो उसके जो रेट्स इंडिया में अवेलेबल हैं उनमें से जो हाईएस्ट रेट होगा वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है जी। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं सीवीडी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। एक्चुअली इट इज रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल, इट इज रिलेटिंग टू ड्यूटी एप्लीकेबल ऑन रॉ मटेरियल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं
तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी इंडिया में लग सकती थी, अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती, तो वो ड्यूटी जो है वो सीवीडी की फॉर्म में चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टम एक्ट बना के एक सेक्शन क्रिएट कर रखा है कि जो जितना पोर्शन रॉ मटेरियल पे ड्यूटी लगती वो भी लगा सकें। फिर से बोलता हूं, कोई चीज अगर फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। एक्साइज ड्यूटी रॉ मटेरियल पर भी लगती है, क्योंकि जिसने रॉ मटेरियल बना के आपको दिया उसके लिए तो वही फाइनल प्रोडक्ट था। तो देखा जाए तो दोनों स्टेजेस पर ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। तो गवर्नमेंट ने पावर रखी है कि किसी भी चीज को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर रॉ मटेरियल के स्टेज पर जितनी एक्साइज ड्यूटी लगनी थी वो भी डिमांड की जा सकती है, लेकिन एज ऑन डेट ये एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में किसी भी बुक ने कवर नहीं किया है और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना बहुत है कि हाँ ऐसी भी कोई ड्यूटी होती है, क्योंकि यही लिखा हुआ है बुक्स में कि एट प्रेजेंट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एनी गुड्स। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 3 तरह की ड्यूटीज पढ़ा दी। सबसे पहले बीसीडी जो कि बेसिकली 10% होती है, कस्टम एक्ट के हिसाब से लगती है, लेकिन रेट्स कस्टम टैरिफ एक्ट में दिए हैं। टैरिफ वैल्यू अगर अवेलेबल है तो टैरिफ वैल्यू पर लगती है, नहीं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगती है। जहां तक सवाल है कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी, तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी। अल्कोहलिक लिकर को छोड़ के हर चीज पे लगती है, जितनी इंडिया में उस आइटम पे एक्साइज ड्यूटी लग सकती थी वो लगेगी। अगर वो चीज उस टाइप की इंडिया में नहीं है तो क्लास ऑफ गुड्स, और अगर अलग अलग रेट्स हैं तो हाईएस्ट ऑफ सच रेट विल अप्लाई। ये मैंने आपको बताया 3 सबसेक्शन 3। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल पर जितनी ड्यूटी लग सकती थी उतनी चार्ज करने की कोशिश होती है, लेकिन अभी ये इंडिया में लग नहीं रही है। ठीक है, अब यह है कि सीवीडी हम कैलकुलेट किस पे करेंगे। मैं फिर वापस ऊपर जाता हूं, ध्यान दीजिएगा कि जो बीसीडी है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं या तो टैरिफ वैल्यू पर, और अगर टैरिफ वैल्यू अवेलेबल नहीं है, जो कि 99% चीजों पर अवेलेबल नहीं होती, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू वही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीआईएफ प्लस 1% वाली, राइट। तो बीसीडी बेसिकली कैलकुलेट होती है वो असेसेबल वैल्यू पे, विच इज सीआईएफ प्लस 1%। तो ये बीसीडी कैलकुलेट करने का है। अब मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई सीवीडी किस पर कैलकुलेट होती है। तो सीवीडी मैंने आपको बताया होती क्या है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का जब टॉपिक आप पढ़ते हैं तब आप देखेंगे कि उसमें भी एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए टैरिफ वैल्यू का चक्कर है। कुछ आइटम्स पे टैरिफ वैल्यू फिक्स होती है एक्साइज एक्ट में। ठीक है, तो जिन चीजों पे टैरिफ वैल्यू एक्साइज एक्ट में फिक्स्ड है उन पे फिर ये ड्यूटी उसी वैल्यू पर लगेगी। जैसे वहां पर एक्साइज का जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो रेडीमेड गारमेंट्स, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की कुछ चीजें दी हैं जिन पर टैरिफ वैल्यू फिक्स्ड है। अगर टैरिफ वैल्यू फिक्स्ड है तो वो टैरिफ वैल्यू पर ही एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट होती है, और अगर उस आइटम को आप इंडिया में इंपोर्ट करेंगे तो उस टैरिफ वैल्यू पर ही सीवीडी कैलकुलेट होगी। करेक्ट, मैं यहां पर इसको टाइप कर देता हूं, those items which are subject to excise duty based on tariff value. Those items which are subject to excise duty based on tariff value, like branded ready-made garments, beauty products, etc., will pay CVD on this tariff value. बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इजी है। दूसरा आ जाता है कि एक्साइज के अंदर एक एमआरपी का भी चक्कर होता है। कुछ आइटम्स को गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपना एमआरपी जो है वो अपने उस पर लिखो, रिटेल पाउच पर वो जो आप बेच रहे हैं, और उस पर फिर एक्साइज ड्यूटी के लिए गवर्नमेंट कुछ अबेटमेंट, कुछ डिस्काउंट ऑफर करती है। जैसे मान लेते हैं किसी चीज का एमआरपी 5,000 है और गवर्नमेंट ने 40% एग्जेम्पशन दी हुई है, तो एक्साइज ड्यूटी 3,000 पर एप्लीकेबल होती है। अगर एक से ज्यादा आरएसपी, रिटेल सेल प्राइस या एमआरपी हो तो हाईएस्ट ले लेते हैं। वो तो हर चीज में इनका है ही फंडा, मैक्सिमम टैक्स लगाने की कोशिश तो ये करते ही हैं। ठीक है, मैं यहां पर इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ एक्साइज लॉ प्रेस्क्राइब्स excise duty based on MRP, या इसको कहते हैं RSP, एक ही बात है, ये रिटेल सेल प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इफ द एक्साइज लॉ प्रिस्क्राइब्स एक्साइज ड्यूटी बेस्ड ऑन MRP और RSP,
then CVD in customs will be calculated with reference to such RSP. ठीक है, always some abatement का मतलब डिस्काउंट will be prescribed by government, and in practical questions it will be given. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये दिया होगा. अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बना लेता हूं. फॉर एग्जांपल MRP is ₹1,000 and abatement allowed by central government is 35%. Then excise duty of say 12% will be calculated on 1,000 minus 350. 35% हो गया 350. That means excise duty will be 650 into 12%. इस तरह से ये एक्साइज ड्यूटी निकलेगी. ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक्साइज लॉ में जहां टैरिफ वैल्यूज फिक्स्ड हैं वहां टैरिफ के बेस पर सीवीडी कैलकुलेट होगी. एक्साइज लॉ में जहां आरएसपी या एमआरपी बेस्ड एक्साइज ड्यूटी लगनी है वहां पर एमआरपी बेस्ड एक्साइज ड्यूटी लगेगी. राइट, बाकी सभी केसेस में तो फिर हमारे पास है ही. अगर ये दोनों चीजें नहीं है, यानी अगर एक्साइज लॉ भी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे चल रहा है तो फिर हम भी इंपोर्ट पर भी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर चलेंगे. लेकिन यहां पर भी फिर अगर कोई और केस है तो फिर हम जब हम इंपोर्ट के अंदर आते हैं यानी कस्टम एक्ट के हिसाब से चलेंगे तो फिर यहां पर भी टैरिफ वैल्यू का चक्कर है. तो टैरिफ वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू लेके चलेंगे जिस पर बीसीडी कैलकुलेट हुई थी और फिर सीवीडी कैलकुलेट करते हैं ऑन दैट टैरिफ वैल्यू और असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी. ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर आपको मेन समझाता हूं ये बात. इसी चीज को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसको मैं क्वेश्चन के एंगल से समझाता हूं. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट टैरिफ वैल्यू in excise law or RSP values in excise law, then we have to calculate CVD on assessable value, वही CIF plus 1% प्लस बीसीडी. याद रखिएगा बीसीडी तो अपने ढंग से कैलकुलेट होगी जैसे मैंने पहले समझाया, बट सीवीडी जो है वो कैलकुलेट होगी फिर असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी पे. जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहता है हमारी असेसेबल वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है दैट इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख आई मीन टू से. ठीक है, और क्वेश्चन कहता है बीसीडी इज 10% एंड क्वेश्चन कहता है सीवीडी इज 12%. ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हमारी जो सीवीडी है दैट विल बी 12% ऑफ, जैसे मैंने भी ऊपर समझाया कि जो हमारी वैल्यू है वो प्लस बीसीडी, यानी इट विल बी ऑन 1 लाख प्लस 1 लाख का बीसीडी कितना हुआ 10% 10,000. दैट मीन्स इट विल बी 12% ऑफ ₹1,10,000. तो ये कितना आ रहा है, कैलकुलेटर ले लेंगे हम. इट विल बी 1,10,000 का 12%, इट विल बी 13,200. ठीक है, ये इजी है. सीवीडी के बारे में और बातें करते हैं. पहली बात, अगर किसी आइटम पे इसमें लिखा है
अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर है ही नहीं, जैसे मान लेते आपने फ्रूट इंपोर्ट कर ली, इफ दे डू नॉट अमाउंट टू अ मैन्युफैक्चर, कोई चीज अगर मैन्युफैक्चर मानी ही नहीं जा रही है तो फिर उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, और एक्साइज नहीं लगेगी तो सीवीडी भी नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर कोई आइटम एक्साइज लॉ में एग्जेम्प्ट है कि भाई जिस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, तो फिर उस आइटम की इंपोर्ट पर सीवीडी भी नहीं लगेगी। तीसरा है द लॉजिक, द रैशनल बिहाइंड सीवीडी। लॉजिक मैंने बताया था ना, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। चौथा, अगर आपने इंपोर्ट किया और आप उसको यूज कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कोई चीज हमने इंपोर्ट की और उसको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको उसका सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा। सैंडविच क्रेडिट का मतलब यही होता है कि जितना आपने इंपोर्ट करते वक्त सीवीडी गवर्नमेंट को दी, यानी वो एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में जो पैसा दिया है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनल एक्साइज ड्यूटी देने लगोगे तो वो सारी ड्यूटी जो आपने पहले पे की है माइनस हो जाएगी। इसको बोलते हैं सैंडविच क्रेडिट, ठीक है। इसके अलावा सीवीडी जो है, इसमें एक और पॉइंट आ रहा है कि दैट सीवीडी इज पेएबल एट इफेक्टिव एक्साइज ड्यूटी रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं जी, एक्साइज ड्यूटी 12% है, अब गवर्नमेंट कहती है जी 50% एग्जामिशन है, यानी इफेक्टिव एक्साइज ड्यूटी रेट कितना हुआ, 6%। तो जब उस आइटम पे अगर एक्साइज ड्यूटी 6% लग रही है तो सीवीडी भी 6% लगेगी। ये तो एकदम सिंपल सी बात है, जुड़वा बहने हैं ये, जो एक्साइज ड्यूटी इंडिया में लगनी है वही सीवीडी लगनी है, तो डिट्टो चलना है सारा खेल। और एल्कोहलिक लिकर का मैंने पहले ही बता दिया कि अभी उस पर नहीं लगती है। करंटली सीवीडी और एल्कोहलिक लिकर इज फुली एग्जाम्ड, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाना अपने हिसाब से लगा लेती है। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो इसलिए एक तरह से एल्कोहलिक लिकर को स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दिया, जो टैक्स लगाने लगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल सीवीडी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। इसको मैं कई बार सैड भी बोलता हूं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू सेल्स टैक्स बेसिकली। वैसे सैड का रेट जो है वो फिक्स होगा, और बट इट कैनॉट एक्सीड 4%। वैसे ये बेसिकली जो सेल्स टैक्स होता है, यू कैन से सीएसटी और सेल्स टैक्स 4% लगाने के लिए ये इन्होंने बेसिकली इंपोर्टेड आइटम्स पे लगता है। एंड इट इज टू काउंटर बैलेंस, बेसिकली किस लिए लगाया हुआ है, पर्पज टू काउंटर बैलेंस। अब कोई चीज इंडिया में बिक रही है तो उस पर सेल्स टैक्स लगता है, इंपोर्ट हो तो उस पर ना लगे, तो उसका नाम बदल दिया, लगाया बेसिकली वही है ये, कि टू काउंटर बैलेंस द सेल्स टैक्स एंड वैट। रेट जो है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, बट इट विल नॉट एक्सीड 4%। 4% से ज्यादा इसका रेट नहीं होगा, ठीक है। जहां तक सवाल है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारे को चाहिए होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू, फिर हमें चाहिए होगी बीसीडी, फिर हमें चाहिए होगी सीवीडी, फिर उसके बाद हम एजुकेशन सेस और एसएचईसी लगाएंगे, और असेसेबल वैल्यू फाइनली आ जाएगी फॉर सैड। दिस इज असेसेबल वैल्यू फॉर सैड, यानी अभी इसके बाद 4% और लगना है, ठीक है। नाउ एक बार मैं सारा प्रोसेस जो है आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं दोबारा से। सबसे पहले आती है हमारी असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू कौन सी, मैं बार बार इसको लिख रहा हूं, इट इज CIF प्लस 1%। ये सबसे पहले निकाल लिया। उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है BCD, ठीक है। मान लेते हैं इसके बाद आपको कुछ वैल्यू मिल गई से A, फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट CVD ऑन A। ये बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो वैल्यू आई है उस पर BCD निकाल लो, और उसके बाद फिर दोनों को जोड़कर CVD कैलकुलेट, तो कैलकुलेट CVD ऑन A, ठीक है। सो बेसिकली A प्लस CVD जो आपकी निकल के आई, सपोज नाउ दिस इज B, समझ में आ रही है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल से भी ले लूंगा। उसके बाद लॉ कहता है कि यू कैलकुलेट EC प्लस SHEC, एग्जाम में अलग अलग करना है, वैसे बेसिकली ये 3% लेना है आपको, एंड इट इज 3% ऑफ BCD प्लस CVD। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के ऊपर आपने 3% ऐड करना है, राइट। और अब हम मान लेते हैं दिस इज, ऊपर तक हम B पहुंच चुके थे, नाउ B प्लस EC/SHEC, अब इसको भी जोड़ के जो वैल्यू आ गई दैट इज C।
राइट। और ये जो हमारा सैड है, द सैड इज इक्वल टू, अब जो वैल्यू आई है दैट इज 4% ऑफ सी। 4% कोई फिक्स नहीं, बट आई मीन अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो, देन सैड विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 4% ऑफ सी। तो दिस इज हाउ इज द फाइनल वैल्यू। एंड अगर हम बात करें टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल की, तो वो कितना हो जाएगा, बीसीडी प्लस सीवीडी प्लस ईसी ऑब्लिक एसएचईसी प्लस एसएडी, ये सारा मिला के आपकी टोटल ड्यूटी बनती है। ठीक है, चलिए सैड के बारे में भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको ले लेते हैं। सबसे पहली बात, इफ गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीसीडी एंड सीबीडी, तो फिर सैड भी क्या लगाना, जब एग्जेम्पशन ही है गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ टैक्स नहीं लगेगा। वैसे भी इसमें जो कैलकुलेशन है वो एक तरह से जो इंडिया में सिस्टम चल रहा है उसी पे चल रही है। तो अगर कोई आइटम बीसीडी सीबीडी से एग्जेम्प्ट है तो उस पर सैड भी नहीं लगेगा। और दूसरा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, और वो ये कि जहां ऑलरेडी एमआरपी के ऊपर आप चल रहे हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो दोबारा से सेल्स टैक्स लगता नहीं। तो उसी तरह से गुड्स ऑन विच एक्साइज ड्यूटी इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ एमआरपी, उस केस पर सैड आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना। ये थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा नहीं, कि अगर कोई ऐसी आइटम हो जिसपे एक्साइज ड्यूटी एमआरपी बेस लगनी हो, तो फिर आप उस आइटम के ऊपर सैड कैलकुलेट नहीं करेंगे। बाकी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, रेडीमेड गारमेंट्स, पैसेंजर बैगेज, प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स, ये याद करने वाली चीजें, इन पर भी सैड नहीं लगता। अगर हम और चीजों की बात करें तो ज्वेलरी पे 1% लगता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको सैनवेट क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक ऑर्डिनरी इंपोर्टर हैं, आप इंडिया में उस माल को बेच देते हैं, तो जितना भी आपने स्पेशल सीवीडी दिया था वो आपको रिफंड मिल जाता है, और उसके बाद आप दोबारा से एक ऑर्डिनरी सेल्स टैक्स की चेन में चले जाते हैं। मैं ये पैराग्राफ फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको सैनवेट क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि वही बाद में एक्साइज ड्यूटी पे करते हुए आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक इंपोर्टर हैं सेल करने के लिए फॉर सब्सिक्वेंट सेल, तो जब आप इंडिया में बेचेंगे तो आपको सैड का रिफंड मिल जाएगा, और लोकल सेल्स टैक्स या सेंट्रल सेल्स टैक्स जो भी टैक्स है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं ये पढ़ाई चुका हूं, एजुकेशन सेस 2% लगेगा ऑन बीसीडी प्लस सीबीडी, इसी तरह से एसएचईसी 1% लगेगा ऑन बीसीडी सीबीडी। एंड स्टेप्स मैंने आपको बताई दिए, सबसे पहले असेसेबल वैल्यू निकालो, फिर बीसीडी, फिर उसके बाद एडिशनल ड्यूटी जो अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 दी है यहाँ पर, दिस इज बेसिकली रेफरिंग टू सीवीडी। मैं यहाँ पर बीच में देखता हूँ, हाँ ये आ गया सीवीडी, है ना। उसके बाद ईसी एसएचईसी आपने लगाना है, लास्ट में आपने सैड ऐड करना है, एंड देन डन। प्रैक्टिकल के एंगल से यू आर डन। तो आपके स्टडी मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल है, वो मैंने अपने बुक के अंदर भी एज इट इज लिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस थिंग। अब नेक्स्ट वीडियोस में इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने दिए हैं कस्टम्स चैप्टर पे, वो मैं आपको दूंगा। और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस नहीं है, और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बाय वे ऑफ टेस्ट। तो देयर विल बी मोर देन यू कैन से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको किसी बुक पर लुक फॉर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सके तो थोड़ा सा जो प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चंस हैं वो जरूर आप ट्राई कर लीजिएगा। आई एम क्वाइट श्योर कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी तक दिया है वीडियोज में कस्टम्स की, इनको देखने के बाद अब आप इजीली कस्टम्स के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं हमेशा हर वीडियो के एंड में आपको बोलता हूं कि मेरे से कम्युनिकेट करने का जो बेस्ट तरीका है वो है व्हाट्सएप, एंड माई व्हाट्सएप नंबर इज 9810139214। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं अपनी क्वेरी, तो मुझे इस ईमेल आईडी पर आप अपनी क्वेरी ईमेल कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने कई देखा स्टूडेंट्स को कि वेबसाइट पर सिर्फ अपना नाम फोन नंबर डाल देते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। वेबसाइट पर अगर मेरी क्वेरी पोस्ट करनी है तो क्वेरी पोस्ट कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरा कौन सा स्टूडेंट मुझसे क्या पूछ रहा है। ऐसे सिर्फ नाम फोन नंबर लिख के छोड़ देने से तो फिर वो ये समझ में नहीं आता कि सेल्स की क्वेरी है या सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है, तो वो फिर बेकार में हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। तो आप बेटर ये रहेगा कि अपनी क्वेरी मुझे व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, या ngpa.in पर आप मुझे वेबसाइट पर क्वेरी डाल दें, आई विल कॉल यू माई सेल्फ। इन तीनों में से किसी पे भी अगर आप ये भी लिख के दे देते हैं कि सर प्लीज कॉल कीजिए और डिस्कस करना चाहता हूँ, आई विल कॉल यू माई सेल्फ। लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि उसी समय हो सकता ना कर पाऊं, जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कंटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, आई होप आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। मुझे फीडबैक देते रहिए, इट विल बी रियली नाइस। थैंक यू।